हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ एंड मोशन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेक बाउंसिंग प्रोसेस के बारे में, सेक्शन 138 141 ऑफ एनआईए। इसके अलावा हम इसमें थोड़ी थोड़ी और भी जानकारी लेंगे। जो प्रोसेस में आएगा वो हर चीज़ के बारे में आपको बेसिक बेसिक सेक्शंस बताते जाएंगे हम आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चेक अगर है तो उसका डेफिनेशन क्या है। तो चेक का डेफिनेशन, क्योंकि 6 अल्फ़ाबेट है, CHEQUE, यानी कि 6 अल्फ़ाबेट है, इसीलिए सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है इसको। तो सेक्शन 6 में है क्या है, पेएबल ऑन डिमांड होता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज पेएबल ऑन डिमांड। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये पेएबल ऑन डिमांड है। तो पेएबल ऑन डिमांड है, समझ आ गया। अब क्या होगा, अगला पे करेगा। तो चेक जैसे उसने इशू किया, मान लीजिए कोई सामान खरीदा, मैंने कोई सामान खरीदा किसी से। अब जिससे मैंने सामान खरीदा वो बोल रहा पैसे दो, मैंने बोला भाई साहब पैसे नहीं, चेक ले जाओ। तो मैंने उसको चेक दे दिया, और जब वो चेक जाके प्रेजेंट किया तो मान लीजिए बाउंस हो गया। यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या है, कैसे आपको टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, जो कुछ डेज की रिक्वायरमेंट है लिमिटेशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें यही देखा जाता है इस केस में, प्रैक्टिकली भी। तो अब चेक इशू किया, मान लीजिए कि जो सामान, मैंने एक चेक इशू कर दिया किसी और इंसान को। अब वो जिससे मैंने सामान खरीदा वो क्या किया कि जा करके चेक को प्रेजेंट किया बैंक में पैसे लेने के लिए। जब वो बैंक में जाकर प्रेजेंट किया तो उसको ये बोला गया फंड इनसफिशियंट के कारण आपका चेक बाउंस हो गया, और भी रीजन हो सकते हैं जो भी है। तो चेक अगर बाउंस हो गया तो उसके बाद वो रिटर्न मेमो देगा उसको बैंक। तो वो रिटर्न मेमो लेके जाएगा वकील साहब के पास, आपके पास आया कि वकील साहब ऐसे ऐसे बात है हमारा, देखिए ना चेक बाउंस हो गया है, इसमें तो देने को मान नहीं रहा है। तो वकील साहब आपके क्या करेंगे, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है, यानी वो रिटर्न मेमो जो दिया उसमें डेट लिखा होता है, उसके 30 दिन के भीतर नोटिस सेंड करेंगे। लॉयर जो है आपके वो नोटिस सेंड करेंगे, किसे, मुझे। बोलेंगे कि पैसा मेरा दो, क्यों नहीं दिया, इतना लाइबिलिटी है, ये सामान हमने तुम्हें, सब कुछ वो करके अपना डिटेल लिख के भेजेंगे, मेरे से पैसा मांगेंगे। अब मेरे पास 15 दिन का टाइम है, मैं चाहूं तो रिप्लाई कर सकता हूं। अगर नहीं किया तो क्या होगा, मैंने अगर रिप्लाई नहीं किया 15 दिन के भीतर, तो जिसने मुझे नोटिस भेजा था, यानी वो क्या करेगा, अब उसके पास ऑथोरिटी है कि 30 डेज के उस अंदर उसको कंप्लेंट फाइल करनी है। 15 दिन वेट करेगा नोटिस के रिप्लाई का, अगर नहीं आया तो उसके 30 डेज यानी कि टोटल 45 डेज के भीतर उसको फाइल करना है। अब वो जाकर के कंप्लेंट फाइल कर देगा। अब कंप्लेंट फाइल होने के बाद में क्या होता है, ये बातें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये मेन होता है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए कंप्लेंट फाइल हो गया, कंप्लेंट मान लीजिए फाइल होने के बाद क्या हो, कंप्लेंट फाइल किया, कंप्लेंट फाइल होने के बाद क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। जज साहब क्या करेंगे, डेट लगाएंगे, उस पर सब कुछ डॉक्यूमेंट करके, फाइन काउंट सब कुछ चेक करके वो उसके पास लग जाएगा। ये किसके पास लगेगा मैटर, ये एमएम के पास लगेगा, अगर मेट्रोपॉलिटन में है, सिटी में आप हैं, और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट नहीं है तो क्या किसके पास लगेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लगेगा। तो अब मान लीजिए जो भी कंसर्ट कोर्ट है उनके पास केस चला गया। अब क्या है उसमें, प्री समनिंग एविडेंस के लिए मैटर लिस्ट होता है। ये क्या होता है प्री समनिंग एविडेंस, उसमें जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट सब कुछ लिख के रखना पड़ता है, जितने भी डॉक्यूमेंट है। जैसे आपने उसमें चेक लगाया, सबसे पहले नोटिस लगाया होगा, चेक लगाया होगा, रिटर्न मेमो लगाया होगा, नोटिस भेजा होगा तो उसका आपके पास पोस्टल रिसीट होगा वो लगाया होगा आपने, जो सेल्स किया होगा यानी लाइबिलिटी क्रिएट होगा तो उसका इनवॉइस लगाएंगे आप। तो ये सारी डिटेल्स उसमें लगाए रहते हैं, सब कुछ उसका चेक होता है। और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, हम उसको एग्जिबिट करते हैं। जो प्री समनिंग एविडेंस होता है उसमें यही होता है एक्चुअली, एग्जिबिट करते हैं। इसमें कैसे लिखते हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, हमने 6 डॉक्यूमेंट लगाए, तो पहला डॉक्यूमेंट है CW1/1 करके लिख देंगे हम, और एग्जिबिट EXCW1/1। फिर दूसरा नंबर है EX एग्जिबिट CW कंप्लेनेंट विटनेस 1/2 करके हम ऐसे करते जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं जैसे इनवॉइसेस में, तो उसमें लास्ट उसमें कॉली लिख दिया जाता है। मान लीजिए 2 नंबर में है आपका इनवॉइसेस, बहुत सारे इनवॉइस है, तो वहां पे लिखेंगे कंप्लेनेंट CW1/2 कॉली COLLY, पेज नंबर आप जो भी जितना से जितना तक है वो आप नोट कर देंगे। उसमें एक और टर्म्स आता है OSR, ये क्या होता है, तो जज साहब इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं आप जज साहब को कि ये ओरिजिनल है, तो वो देख लेते हैं, अच्छा ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल देख लिया उन्होंने और आपको रिटर्न कर दिया, तो इसीलिए उसका नाम है ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न। तो इसलिए वहां पे OSR लिखते हैं। कुछ जो जेरोक्स होता है,
तो वो है वहाँ पे, अगर नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे एग्जिबिट में, उसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं, मार्क A B करके हम लिख देते हैं। तो ये सारी टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें हैं, जानना जरूरी है। जब आप करने जाएंगे बीइंग अ बिगनर तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ था प्रॉब्लम। अब ये पार्ट हो गया आपका खत्म, प्री समनिंग एविडेंस आपने सब कुछ वो कर दिया। एग्जिबिट बोलेंगे वो आपको, इसको एग्जामिनेशन इन चीफ भी बोलते हैं, टेंडरिंग भी बोलते हैं, बोलेंगे टेंडर कीजिए वकील साहब डॉक्यूमेंट्स। अब वो आपने कर दिया, आ गए आप वहाँ पे खड़े हो गए, जी सब कर दिया। तो आपसे पूछेंगे वो कि अच्छा ठीक है आप केस के बारे में बताइए, तो आप बताएंगे उनको कि ऐसे ऐसे हमने चेक जो है ये सामान हमने उसको बेचा था, उसने हमें इतने का चेक दिया था, चेक दिया तो उसमें ये अमाउंट का लिखा था, बाद में हमने उसको बोला 3 बार 4 बार, हम तो नहीं चेक प्रेजेंट किया, उसके बाद भी नहीं दिया, फिर भी मैंने उससे पैसा, फिर भी मैं पैसा मांगा, वो घिसते घिसते वो मुझे लेट किया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि उसको नोटिस भेजा, नोटिस भेजने के बाद में भी रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए मैं आज ये फाइल कर रहा हूँ। और जितना भी है सब लिमिटेशन के अंदर है, यानी लिमिटेशन में क्या ध्यान देना है, 30 चेक बाउंस हुआ 30 डेज के 3 महीने के अंदर पहले चेक प्रेजेंट करना है, उसके 30 दिन के भीतर में क्या करना है, आपको नोटिस भेजना है, उसके नोटिस जैसे ही भेजा आपने उसके 15 दिन तक आपको वेट करना है, रिप्लाई का नहीं किया उसके 30 दिन के बाद क्या करना है आपको कि जा करके कंप्लेंट फाइल करना है विद इन 30 डेज, यानी कि टोटल 45 डेज फ्रॉम द डेज ऑफ नोटिस। नोटिस का डेट किस दिन से काउंट होगा, ये भी एक इश्यू होता है। तो जिस दिन नोटिस हम भेजेंगे उस दिन से नहीं, जिस दिन हम नोटिस ड्राफ्ट करेंगे नोटिस उस दिन से नहीं, जिस दिन उसको सर्व हुआ है ये देखा जाता है कि सर्व कब हुआ है। ये कैसे पता लगेगा, जैसे आप ट्रैकिंग डिटेल निकालेंगे वो पता लग जाएगा आपको। अब बात आती है, ये हो गया, अब क्या करेंगे, अब उसको समझ जाएगा कोर्ट क्या करेगी, आपके प्री समनिंग एविडेंस करने के बाद, आपका आर्गुमेंट सुनने के बाद लगता है नहीं सही है, तो वो समन करेगी कोर्ट एक्यूज को। जब समन करेगी तो क्या होगा, एक्यूज के पास समन आएगा, समन में लिखा होगा कि ये आपको अपीयर होना इतने इतने इस कोर्ट नंबर में आपको अपीयर होना, सब कुछ लिखा होगा आपके ऊपर, 138 NIA का चार्ज है, जो भी है उसको सब बताया जाएगा। वो क्या होंगे वहां पे, ये होगा कि अपीयर होने के लिए आएंगे, आ गए, अब नहीं आएंगे तो क्या होगा बाद में लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। अपीयर होने के लिए आए, अपीयर हुए, अपीयर होने के बाद क्या होगा, सबसे पहला काम होता है फॉर्म 45 बेल बॉन्ड, ये भरना होता है। ये क्या होता है नहीं होता है, आप मेरा एक रिलेटेड वीडियोस है बेल के ऊपर, वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। ये हो गया, उसके बाद क्या होगा कि अब वो आ गया, अपीयर हुआ, उसने बेल लिया, जो भी अमाउंट है जो भी सिक्योरिटी के साथ आया, अपना बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया। अब जाके क्या होगा, कोर्ट उसको अपना स्टेटमेंट के लिए बोलेगा ठीक है, आप उससे पूछेगा आपने चेक दिया था जी नहीं, कुछ भी बोलेगा क्यों दिया था कैसे, सारा डिटेल्स। इसके प्रोसेस को बोलते हैं नोटिस फॉर्म होना, क्योंकि ये जो है आपका समरी ट्रायल के अंदर में आता है, छोटे मोटे ऑफेंस है, 2 साल से कम वाले हैं, समन केस है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, चार्ज की जगह नोटिस फ्रेम होता है नॉर्मली। तो नोटिस फ्रेम हुआ, अब नोटिस फ्रेम होने के बाद में क्या होगा, नोटिस फ्रेम हो गया, सब कुछ हो गया, उसको बेल मिल गया, अब डेट चलता रहेगा। अक्यूज क्या अब आएगा, फिर से कंप्लेनेंट के पास आते हैं, कंप्लेनेंट ने फाइल किया था, अब क्या करेगा, अब पहले अक्यूज से ये भी पूछा जाएगा, जैसे उसका नोटिस फ्रेम होगा, बोलेगा आपको कुछ कहना है, अगर आप कुछ अपना एविडेंस रखना चाहते हैं तो 145 के अंदर में आप एक एप्लीकेशन लगाइए। एप्लीकेशन लगा के कोर्ट अगर अलाउ करती है, कोर्ट आपको लगाना पड़ता है, फिर कोर्ट क्या करती है उसको अलाउ करेगी, जो भी करेगी अलाउ करेगी, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं एज एन एविडेंस वो एविडेंस में लगा सकते हैं, क्रॉस करेंगे कल के डेट में, वो भी राइट आपको 142 से ही आता है, 145 से, सॉरी, तो 145 से आपको ये मिलता है। 142 के अंदर में क्या है, अभी कॉग्निजेंस लिया, 142 के अंदर कॉग्निजेंस लेता है, जो ये है ऑफेंस है, इसका कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट। अब इसके बाद क्या है कि एक्यूज का ये पार्ट हो गया, अब बेल ले लिया, ये सब हो गया, अब आएगा एविडेंस के बारे में बात। तो अब क्या होगा, एविडेंस स्टार्ट होगा, कंप्लेंट क्या करेगा, जो प्री समनिंग एविडेंस था, कुछ और एविडेंस है तो उसको पोस्ट समनिंग में लेके आएगा और डॉक्यूमेंट को दोबारा टेंडर करेगा, ऐड कर देगा उसमें एडिशनल, और उसके बाद क्या, लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करेगा, जो सब ये सारा ये रिक्वायरमेंट फाइल करेगा। अब आएगा विटनेस आएगा, क्रॉस करेगा, दोनों 1 by 1 क्रॉस करेंगे। तो जब क्रॉस का टाइम आता है, कंप्लेनेंट का क्रॉस होगा, एक्यूज का क्रॉस होगा, तो जब क्रॉस होगा तो क्रॉस में क्या होता है, ये सारे पॉइंट उससे पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट दिखा के कि आपने चेक दिया था नहीं दिया था, ये सब कुछ इससे डिटेल में पूछेंगे। अब उस समय क्या होता है, मान लीजिए आप किसी भी, इसमें एक और चीज़ है छोटा सा, कि किसी भी विटनेस को आप बुलाते हैं, अगर मान लीजिए किसी बैंक से कभी आपको बुलाना पड़ गया किसी को, मान लीजिए कभी पोस्ट ऑफिस से आपको किसी को बुलाना पड़ गया, तो उस विटनेस को आपको पैसा देना पड़ता है इसमें, विच इज कॉल्ड डाइट मनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसमें आता है कि एडजॉर्नमेंट की बात आती है, परमानेंट एग्जम्पशन,
ये भी बात आता है, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे उनको लगता है मान लीजिए 90 ईयर्स का है और वो डिसेबल्ड है, जो चेक बाउंस जिसका हुआ, जिसने दिया था, जो एक्यूज है उसमें, तो उस केस में क्या होगा, अब नहीं जा पा रहा है तो उसको क्या करते हैं, दूसरे को अपॉइंट करेंगे वो कोर्ट के परमिशन से और अपना परमानेंट एग्जम्पशन ले लेंगे। जब जरूरत पड़ेगा कभी तो कोर्ट उसको बुलाएगी और वो आ जाएगी। और इसमें क्या होता है, अगर कंपनी का केस है तो डॉक्यूमेंट जब लगाते हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम वो भी लगाना पड़ता है, अथॉरिटी लेटर भी लगाना पड़ता है। तो ये सारे चीजें ये होने के बाद में आर्ग्यूमेंट पे आएगा मैटर आर्ग्यूमेंट पे आने के बाद में आर्ग्यूमेंट हुआ और ऑर्डर के लिए रिजर्व हो जाएगा। इसमें अभी एक नया चेंजेस भी है, जो कि अगर आपको इन बिटवीन अगर ऐसा लगता है तो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो 20% तक का अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है तो आपको इंटरिम कंपनसेशन मिल सकता है, जो कि अगर बाद में फॉल्स निकला तो आपको रिवर्स करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। हालांकि प्रैक्टिकली ये चीज़ अभी देखने को बहुत कम मिल रहा है, लेकिन ये लॉ में ऐड हो चुका है। तो इसके अलावा क्या है, जब अगर अपील में आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कन्विक्शन हो गया इसके अंदर, तो कन्विक्शन होने के बाद आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है। 30 डेज तक आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, 30 डेज का टाइम दिया जाएगा अपील के लिए। अब अपील में जाइए, अपील के लिए फिर क्या रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 20% अमाउंट आपको सबमिट करना पड़ेगा पहले। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब। अब हम बात करते हैं कि अक्यूज अपीयर नहीं होगा तब क्या होगा। अक्यूज मान लीजिए अपीयर नहीं होता है, जब हम उसको समन भेजा हमने, तो उसके अगेंस्ट में अवेलेबल वारंट होगा, नॉन अवेलेबल वारंट होगा, तो उसके अगेंस्ट में वारंट होगा। अब क्या है, दिल्ली के अंदर में इसका प्रैक्टिस किया है कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ तो हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ नॉन अवेलेबल वारंट। ये दिल्ली की प्रैक्टिस है, यहाँ पे बहुत ही मजे से ये प्रैक्टिस चलता है और ये सीआरपीसी में प्रोविजंस भी है, तो क्योंकि है इसीलिए चल रहा है। लेकिन ये क्या होता है, जगह से जगह पे डिपेंड करता है। आपको मैंने पहले ही बताया था सीआरपीसी के पहले भी वीडियोज में कि क्या है, ये बेसिक प्रैक्टिस कई बार कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप कर रहे हैं। तो आपको बाकी सारे स्टेट, बहुत सारे स्टेट में तो एंटिसिपेटरी बेल भी अलाउ नहीं करते हैं, तो इसमें बाकी सारे स्टेट में बहुत सारे में क्या है कि जैसे आपके अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल वारंट हुआ तो आपको क्या करना है, सरेंडर करके बेल लेना है। आपको कैंसिलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन आपकी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि वहां पे नहीं लगाते हैं वो लोग। अब क्या है नहीं है इसके बारे में कंफ्यूजन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने बार में। तो यही बात है, आपको मैं बताना था, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी थी, मैं आपको दे दिया। इसके अलावा 138 का मान लीजिए 3 महीने का जो टेन्योर है वो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए 3 महीने जो चेक का टाइम है उस ड्यूरेशन में आपने जो प्रेजेंट किया और बाउंस हुआ तब तो आप वो कर दिए, लेकिन आपका टाइम निकल गया, लिमिटेशन क्रॉस हो गया, 6 महीने हो गया चेक का, आपने चेक बाउंस तो करवाया लेकिन 1 महीना के अंदर नोटिस नहीं भेजा, मान लीजिए 3 महीना हो गया नोटिस, तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑर्डर 37 आता है जो आपको बताता है कि कैसे होगा। ऑर्डर 37 के अंदर में रिकवरी डालते हैं हम, स्पेशल रिकवरी कैसे डालेंगे, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अगले वीडियो के लिए भी आप जरूर वेट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या ऑर्डर 37 के ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर।